students, welcome to the third part of the chapter India's defense system. So in the second part we have studied about India's security system. Okay, in this part we will discuss about challenges to India's security. So first point is, right from the time of independence, Pakistan and China have tried to threaten India's national security. See, जब से हमारी कंट्री जो है आज़ाद हुई, जब से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला, तब से लेके पाकिस्तान और चाइना ये दोनों कंट्री ट्राई कर रही है कि इंडिया नेशनल सिक्योरिटी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए. ओके, देयर आर सेवरल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. हमने देखा, हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए. फॉर एग्जाम्पल द कश्मीर इश्यू, डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मतलब जैसे टेररिस्ट अगर ज़बरदस्ती हमारे कंट्री पे घुस आते हैं और हमारे कंट्री को जो है, हमारे कंट्री के लोगों को, इनोसेंट पीपल को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? इन्फिल्ट्रेशंस. ओके, डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर मीन्स बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट. ओके, एट्सेट्रा. इंडिया हैज़ कंटिन्यूली ट्राइड टू सॉल्व दीज इश्यूज थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस. ओके, यू विल स्टडी इंडो पाकिस्तान रिलेशंस इन चैप्टर 6. तो हम डिटेल में जो है इंडो पाकिस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस कैसा रहा है हम डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सेवरल डिस्प्यूट्स हुए, तो किसको लेके हुए? जैसे कश्मीर इशू जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, रिवर वाटर शेयरिंग के लिए, प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन यानी ज़बरदस्ती जो है टेररिस्ट घुस आ रहे हैं हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट. लेकिन इंडिया ने कंटिन्यूली मतलब यही कोशिश की कि ये जो डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो डिस्कशन और नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाए. ओके, सेकेंड पॉइंट, इंडिया एंड चाइना आर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज इन एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट पे 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हैं. कौन से? इंडिया और चाइना. इन 1962 वी हैव हैड टू गो टू वॉर विथ चाइना. 1962 में जो है हमारे कंट्री और चाइना का वॉर हुआ. ठीक है, जैसे कि मैकमोहन लाइन पे वॉर हुआ था. चाइना ने क्लेम किया, वो बॉर्डर पे क्लेम किया, जैसे तिब्बत को लेके क्लेम किया कि ये हमारा बॉर्डर एरिया है, तो ये पूरा जो है तिब्बत हमारे अंडर आना चाहिए. ओके, तो ये सब इश्यूज थे जिसको लेके मैकमोहन लाइन पे इंडिया और चाइना का वॉर हुआ. ओके, एज चाइना इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश इट्स ओन हेजिमनी. हेजिमनी का मतलब क्या होगा? रूल ओवर कंट्रीज. चाइना ने ये कोशिश की कि वो कंट्रीज के ऊपर जो है अपना खुद का जो है रूल स्टैब्लिश कर सके. ओके, दैट आर इंडियाज नेबर्स, क्योंकि वो इंडिया का क्या है? नेबर. एंड देयर आर टेंशंस इन सिनो इंडियन रिलेशंस. तो यही इश्यूज को लेके जो है इंडिया और चाइना के बीच में क्या टेंशन रहा. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर देयर बॉर्डर्स. और इंडिया और चाइना में जो है डिस्प्यूट्स अभी भी क्यों हो रहे हैं? किसको लेके? बॉर्डर्स को लेके. ओके, नेक्स्ट, इंडियाज सिक्योरिटी इज नॉट ओनली थ्रेटेंड बाय आउटसाइड पावर्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन. सी, इंडिया की सिक्योरिटी को सिर्फ आउटसाइड पावर से ही खतरा नहीं है. थ्रेटन मतलब डेंजर या फिर खतरा या फिर हार्म भी बोल सकते हैं. विद इन यानी कंट्री के अंदर से भी इंटरनल डिफरेंसेस होने के वजह से भी हमारे कंट्री को खतरा हो सकता है. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एनी मोर. ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे कंट्री के बीच जो है एक्सटर्नल डिफरेंस है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में डिफरेंसेस है, इंटरनल सिक्योरिटी में डिफरेंसेस है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है. उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर ही ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा रीज़न है या फिर कौन सी इशू है जो हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा सकती है. ओके, तो फर्स्ट वन इज रिलीजन. रिलीजन मीन्स क्या? धर्म को लेके ही झगड़ा करना, दैट हमारा धर्म जो है वो सुपीरियर है, उनका धर्म इन्फीरियर है, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं. ठीक है, रीजनलिज्म यानी जिस रीजन में हम रह रहे हैं उस रीजन को सुपीरियर समझना, दैट ये बोलना कि आई एम महाराष्ट्रियन या फिर आई एम बंगाली. ओके, इंडियन कोई नहीं बोलेगा.
इंडियन कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा कि आई एम बंगाली, आई एम महाराष्ट्रियन। ओके, तो ये रीजनलिज्म है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये नेचुरल फैक्ट है, हम समझ रहे हैं कि हम मराठी है, हम बंगाली है, तो खुद के अगर रीजन को लेके या फिर खुद के रिलीजन को लेके अगर सुपीरियर समझ रहे हो तो ये फैक्ट है, नेचुरल है, हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के रीजन को एटलीस्ट इन्फीरियर मत बोलो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कंट्री के अंदर रायोट्स हो सकता है। तो अगर रायोट्स हुआ तो ये इसका इफेक्ट किस पे जाएगा? इंडिया के सिक्योरिटी पे। ओके, नेक्स्ट है सेवरल रिबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। अब अलग अलग विचारधाराओं को लेके लीडर्स की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, इसकी वजह से कंट्री में जो है मूवमेंट्स होते हैं। रेस, एथनिसिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी। जैसे रेस, एथनिसिटी, जैसे कोई अगर ग्रुप एक ही रिलीजन का, कुछ लोग जो है अलग ग्रुप बना के रहने लग रहे हैं। ठीक है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, कल्चर सब अलग हो रहे हैं, उनका लैंग्वेज भी अलग हो रहा है। रिलीजन एक है पर वो अलग ग्रुप बना के रह रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? एथनिसिटी। तो ऐसे ही, या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर कंट्री में ये सारी चीज़ें रही, रिलीजन, रीजनलिज्म, सेवरल रिबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, या फिर रेस, एथनिसिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री स्टेबल नहीं रहेगी। क्या क्रिएट होगा? इंस्टेबिलिटी, जिसका इफेक्ट जो है किस पे जाएगा? इंडिया के सिक्योरिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, द नक्सलाइट मूवमेंट इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री में पढ़ा, नक्सलबारी एरिया में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबारी विलेज में नक्सलाइट मूवमेंट हुआ। ओके, इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये नक्सलाइट मूवमेंट ने स्टार्टिंग में जो है अच्छा किया वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनके लिए वर्क किया, ज़मींदार से जो है ज़मीन लेके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया लैंडलेस लेबरर्स में। लेकिन बाद में ये मूवमेंट ने जो है अलग ही रूप धारण कर लिया। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगे। ये जो पीपल थे जो नक्सलाइट मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये मूवमेंट की वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है। ओके, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, टेररिज्म। टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के सामने जो है टेररिज्म तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू एंड टेररिज्म। और ये पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है, टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, और हमारी कंट्री ये एफर्ट कर रही है कि टेररिज्म हमारे कंट्री से ख़त्म हो सके। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन सिक्योरिटी। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चेंज्ड एंड बिकेम ब्रॉडर। यानी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में जो नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट था वो चेंज हुआ और भी ज़्यादा ब्रॉडर बना। ओके, national security is not just the security of the country but also of the people living in it, because security is ultimately for the people. See, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ कंट्री की सिक्योरिटी ही नहीं मानी जाती है, बल्कि उसमें जो नेशन में जो पीपल रह रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि देश की सुरक्षा का मतलब अल्टीमेटली हम किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? पीपल। देश की सुरक्षा मतलब क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं? पीपल की सुरक्षा की, मीन्स पीपल की सिक्योरिटी के लिए देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ जो है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री यानी कंट्री की ही सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि जो पीपल रह रहे हैं, जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की भी बात होती है। ओके, हेंस ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर्स टू ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग। ओके, in human security it is expected that human beings should be protected from all sorts of dangers and they should be given the opportunities of education, health and development. See, human security का मतलब क्या होता है? human security से ये उम्मीद की जाती है, ये सिक्योरिटी से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है जितने भी टाइप्स के जो डेंजर्स है उससे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? एजुकेशन की, हेल्थ की और डेवलपमेंट की। अगर ये सारी चीज़ें हुई कि उनको ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स यानी जितने भी तरीके की उनको जितने भी लोगों से या फिर
कंट्री ने अटैक किया या फिर जिस भी रीज़न से उनको अगर खतरा है, डेंजर है, तो उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनको एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट इसकी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, तब जाके सही मायने में ह्यूमन सिक्योरिटी कहा जाएगा. ओके, एंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया दैट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट शुड बी created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker section. See, जो human security का जो concept है, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंक्लूड्स होती है, जैसे आइडिया दैट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एवरीबडी, यानी ये आइडिया क्रिएट करो कि कंडीसिव एनवायरनमेंट जो है हर एक के लिए, जितने भी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन के हो, चाहे वो वुमेन्स हो, माइनॉरिटीज़ हो, कोई भी हो, तो ये आइडिया बनाना चाहिए कि हर एक को जो है एनवायरनमेंट हर एक के लिए कैसा क्रिएट होना चाहिए, कंडीसिव यानी हेल्पफुल, ओके, टू लीव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ बाय ओवरकमिंग इलिटरेसी, ताकि हर कोई जो है रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके, यानी हर कोई पर्सन जो है वो लिटरेट हो, पॉवर्टी ना रहे कंट्री में, सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास है, लोग जो ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जैसे संत महात्मा, साधु महात्मा हुए, ठीक है, बैकवर्डनेस, और अगर सुपरस्टिशन है लोगों में, लोग अगर अंधविश्वास कर रहे हैं तो कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है. नेक्स्ट है बैकवर्डनेस एट्सेट्रा. ह्यूमन सिक्योरिटी नेसेसिटेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन. ओके, तो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ज़रूरी होती है ताकि जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन के लोग रह रहे या फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सके. ओके, नेक्स्ट, चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी. अब हम देखेंगे कि कंट्री के ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने कौन से चैलेंजेस है. तो फर्स्ट, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म. सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने कौन सा है? टेररिज्म. टेररिज्म टारगेट्स कॉमन इनोसेंट पीपल. और टेररिज्म किसको टारगेट करते हैं? कॉमन और इनोसेंट पीपल को. इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फियर इन देयर माइंड्स. और टेररिस्ट का मेन एम क्या होता है? पीपल के मन में, पीपल के माइंड्स में फियर क्रिएट करना, यानी डर पैदा करना. ओके, सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर. अगर पीपल्स के माइंड में वो डर पैदा कर रहे हैं, फियर क्रिएट कर रहे हैं, तो तुरंत पीपल क्या फील करेंगे? इनसिक्योर. ओके, दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज़ नेसेसरी टू पुट एन एंड टू टेररिज्म. इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या ज़रूरी है? टेररिज्म को ख़त्म करना. सेकेंड, पोल्यूशन. Pollution and other changes in the environment have threatened human life. अगर environment में other changes आए या फिर pollution, तो वो human life को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जैसे diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have presented a big challenge. Okay, protecting human beings from such diseases is also considered as a factor of human security. तो ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, डिजीजेस से जो है लोगों को बचाना, ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करना. तो ये भी क्या है? इसको भी क्या कंसिडर किया गया है? एज अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड इंडियाज डिफेंस सिस्टम. We have also tried to understand the change in the concept of security from national security to human security. In the next chapter, we shall study the United Nations and international organization. We shall understand what efforts it makes to ensure human security. Okay? Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.